साथियों नमस्कार। ये है बुश का लेजेंडरी रेडियो मॉडल MTR-678 और जैसा कि मैंने रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में आपसे वचन दिया था कि मैं एक विंटेज धांसू रेडियो का रिव्यू करूंगा, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी बुश का और ये बहुत ही माना हुआ लेजेंडरी विंटेज रेडियो है मॉडल MTR-678। और इसके अलावा मेरे उस प्रॉमिस के अलावा साथियों आपको एक बोनस मिल रहा है आज के वीडियो के रूप में। आज का इसका रिव्यू वीडियो नहीं है, आज हम बुश कंपनी का इतिहास खंगालेंगे, उसकी कहानी देखेंगे। और बुश, मर्फी और फिलिप्स ये तीन बड़े नाम रहे हैं रेडियो जगत में भारत के पास्ट में। तो फिलिप्स और मर्फी इन दोनों की कहानी के वीडियो आ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं बुश की कहानी। साथियों, बुश की क्या लेगेसी, क्या विरासत रही है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए। आपकी स्क्रीन पर मैं फोटो डाल रहा हूं बुश के एक लेजेंडरी ट्रांजिस्टर रेडियो का, और आप खुद से सोचिए कि कितनी बार किसने इसको कॉपी नहीं किया। जी हाँ, बुश का TR-82 ट्रांजिस्टर रेडियो संभवतः दुनिया के मोस्ट कॉपीड डिजाइन्स में से एक है। बुश के इतिहास पर चलें उससे पहले मैं आपको बता दूं, बुश आज भी जिंदा है। बुश को ओन करती है ब्रिटिश रिटेलर कंपनी आर्गोस लिमिटेड। आर्गोस जो है वो एक यूनानी प्रसिद्ध शहर भी है, उसके नाम पर आर्गोस कंपनी का नाम है। और इस आर्गोस को कौन ओन करता है? आर्गोस को ओन करता है जे सेंसबरी PLC कंपनी, जो कि सेंसबरी के नाम से जो है रिटेल स्टोर्स, मेगा स्टोर्स चलाती है यूके में। ये जो सेंसबरी सुपरमार्केट स्टोर्स जो हैं, ये इनकी शुरुआत एक छोटे सी दुकान के रूप में हुई थी यूके में, और आज ये यूके की सबसे बड़ी रिटेल चेन बन गई है। इस वीडियो के माध्यम से साथियों आपकी बहुत सारी जानकारी बढ़ेगी, बहुत सारी इधर से उधर कनेक्शंस आप देखेंगे। और 1869 में शुरू हुई एक छोटी सी दुकान जो है वो आगे चलकर दशकों तक जो है ब्रिटिश का जो है नंबर 1 रिटेलर सुपरमार्केट बना रहेगा। किसने सोचा था? और मर्फी रेडियोस और बुश रेडियोस की कहानी कहाँ जाकर आगे उलझेगी, और बुश रेडियो की कहानी कैसे सेंसबरी तक आएगी, किसने सोचा होगा। जैसा मैंने बताया साथियों, बुश कंपनी के नाम पर रेडियो आज भी बनते हैं और यूके और ऑस्ट्रेलिया में बिकते हैं, चाहे उनके FM रेडियो हो या डिजिटल रेडियो जो वहाँ चलता है DAB रेडियो हो। अब यदि बुश रेडियो की कहानी पर चलें तो बुश रेडियो की कहानी स्टार्ट होती है 1932 में, 1932, जब ग्रैम एम्प्लियन कंपनी के एक किसी पुरानी फैक्ट्री में जो है वहाँ से बुश रेडियोस को बनाना स्टार्ट किया गया। ये ग्रैम एम्प्लियन कंपनी जो थी ये हॉर्न लाउड स्पीकर बनाती थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार के लाउड स्पीकर ये बनाती थी। अब यहाँ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, गॉमोंट। इस नाम को याद रखिएगा। ये ग्रैम एम्प्लियन जो कंपनी थी ये असल में गॉमोंट ब्रिटिश पिक्चर कॉरपोरेशन इस कंपनी का एक हिस्सा थी, और इस कंपनी का काम था यूके में जो है फिल्म्स को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और इसके साथ साथ गॉमोंट नाम से एक प्रसिद्ध सिनेमाज की एक चेन चलती थी, सिनेमा थे अलग अलग जगह पर गॉमोंट नाम से। अब यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि ये जो नाम है गॉमोंट, असल में ये फ्रेंच भाषा का नाम है, और इसका वास्तविक उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो है वो है गोमू। और ये गोमू जो कंपनी थी, ये गोमू एसए के नाम से फ्रेंच एक कंपनी थी जो कि फिल्म्स और टेलीविज़न प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। 1895 में ये शुरू हुई और ये आज भी कायम है, जिंदा है। ये सबसे पुरानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। जितने भी आपने दूसरे नाम सुने हैं, कोलंबिया पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स एक्सेट्रा, उन सब से कहीं ज़्यादा पुरानी। अब बुश को शुरू करने के पीछे जो है एक आइडिया था, इसके जो निर्माता थे उनके मन में, और आइडिया ये था कि उस समय टेलीविज़न की शुरुआत हो रही थी 1932 के आसपास जब बुश शुरू हुई थी, और जो दूर तक का सोच सकते थे वो लोग सोच रहे थे कि एक दिन आगे चलकर सिनेमाज की बजाय जो है टेलीविज़न पर फिल्में देखने का दौर आएगा। और तभी जो गॉमोंट कंपनी के कुछ लोग थे उनके मन में ये आया कि आज ही टीवी की मार्केट में एंटर करना अच्छा रहेगा। और टीवी की मार्केट, क्योंकि उस समय टीवी आया था, तो टीवी की मार्केट एंटर करने का एक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये मिला कि पहले रेडियो से शुरू किया जाए।
बुश को ये नाम कैसे मिला बुश, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। गोमोंट का जो है एक स्टूडियो था, कोई पुराना स्टूडियो, जहाँ बुश की फैक्ट्री स्टार्ट की गई थी, शुरुआती फैक्ट्री, और वो जो लंदन के जिस हिस्से में है उसका नाम है शेपर्ड्स बुश। हालांकि हम उसको शेफर्ड बोलते हैं, वो शेपर्ड होता है, शेपर्ड्स बुश। ये शेपर्ड्स बुश जो है ये वेस्ट लंदन का एक सबर्ब है। हालांकि कुछ स्रोत जो है ये भी बताते हैं कि यहाँ शेपर्ड्स बुश वाले स्टूडियो वाली फैक्ट्री में आने से पहले जो है शुरुआत जो 1932 में बुश रेडियोज़ की हुई है वो एक दूसरी फैक्ट्री वार्डर स्ट्रीट वेस्टमिनिस्टर लंदन में ये थी। शेपर्ड्स बुश में 1933 में गई है बुश और 1936 तक प्रोडक्शन जो है वहाँ धूम धड़ाके से चली। संभवतः वार्डर स्ट्रीट पर जो है वो गोमोंट का ही कोई पुरानी फैक्ट्री, कोई पुराना स्टूडियो रहा होगा। बुश का संस्थापक माना जाता है गिलबर्ट डार्नली स्मिथ को, जो 1932 से लेकर 1961 तक एक लंबे समय तक जो है बुश के कार्यकारी रहे और बुश को जितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया इन साहब ने पहुंचाया। हालांकि ओरिजिनली जो है बुश जब इसको रिकॉर्ड करवाया गया था, दर्ज करवाया गया था कंपनी को, तब ये दो नामों पर हुई थी, HS वाइट और CS ब्राउन। और ऐसा लगता है कि गिलबर्ट साहब जो थे वो उसी समय, हो सकता है महीने 2 महीने के अंदर या बहुत ही शुरुआती समय में 1932 में ही कंपनी से आकर जुड़े हैं और उसके बाद वो इसके कार्यकारी हो गए। ये जो बुश का लोगो है, ट्रेडमार्क है, ये आज तक भी चलता है और इस ट्रेडमार्क को 1938 में रजिस्टर करवाया गया। सेल्स बढ़ने के कारण जो है 1936 में 1936 में जो है वेस्ट लंदन के एक डिस्ट्रिक्ट चीज़विक ने, जो हमें दिखने में चीज़विक लगता है, चीज़विक है, चीज़विक में जो है इन्होंने अपनी नई फैक्ट्री डाली और ज़ोरों शोरों से प्रोडक्शन चला। अब कहानी जो है इम्पोर्टेंट मोड पर आ गई है। यहाँ तक आते आते जो है बुश न केवल रेडियोज़ अपितु टेलीविज़न भी मैन्युफैक्चर कर रही थी। और 1939 में एक इंटरेस्टिंग समय तब आया जब थोड़े समय के लिए बुश ने एक दूसरी कंपनी बेयर्ड टेलीविज़न लिमिटेड के लिए टेलीविज़न बनाने शुरू किए। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बेयर्ड टेलीविज़न लिमिटेड जो है ये नाम जॉन लोगी बेयर्ड से आया है। बहुत ही महान व्यक्ति थे जॉन लोगी बेयर्ड जो थे, वो एक स्कॉटिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 26 जनवरी 1926 में पहले मैकेनिकल टेलीविज़न सेट का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। इन्होंने ही पहले कलर टेलीविज़न का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया और फिर इन्होंने ही कलर टीवी की पहली पिक्चर ट्यूब भी बनाई। महान लोगों में से एक थे। खैर ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला और उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध आया 1939 से 45 के बीच, और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तब बुश को जो है रिकॉग्निशन मिला, एक नाम मिला, एक ख्याति मिली। किस लिए? युद्ध के समय जो है राडार इक्विपमेंट बनाने के लिए। सो बुश जो है वो न केवल रेडियो या टीवी में थी अपितु दूसरे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी चल रही थी। अब एक और नाम इंट्रोड्यूस करते हैं। एक नाम हमने गोमोंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, अब एक और नाम इंट्रोड्यूस करते हैं, द रैंक ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा इस नाम को। जुलाई 1945 से आते आते सिनेमा टेलीविज़न नाम की कंपनी ने बुश रेडियो को टेक ओवर कर लिया, यानी एक प्रकार से बुश रेडियो कंपनी को खरीद लिया। अब ये सिनेमा टेलीविज़न जो है वो रैंक टेलीविज़न ग्रुप का एक पार्ट था और रैंक टेलीविज़न ग्रुप जो है वो द रैंक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट था, जिसका नाम मैंने आपको याद रखने को कहा। ये रैंक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको 1937 में 1937 जे आर्थर रैंक नाम के व्यक्ति ने इसको शुरू किया था। ये नाम महत्वपूर्ण क्यों है अभी बताता हूँ। रैंक ऑर्गेनाइजेशन ने 1941 में गोमोंट को खरीद लिया और क्योंकि बुश की पेरेंट कंपनी थी गोमोंट, तो 1945 तक आते आते जो है बुश को भी खरीद लिया। उसका ट्रेडमार्क जो है वो द रैंक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से प्रयोग करने लगी। इसी रैंक ऑर्गेनाइजेशन ने 1938 में ओडियन सिनेमाज नाम से एक चेन थी यूके में, उसको भी खरीद लिया था। यानी टेलीविज़न और फिल्म्स से रिलेटेड जो है, सिनेमा से रिलेटेड जो है, ये सारा खेल रहा। और जो लोग दिल्ली में गए हैं, दिल्ली में भी ओडियन सिनेमाज है और संभवतः ये वहीं से आया है ये नाम, यूके से। और जैसा कि साथियों मैंने मर्फी
रेडियो की कहानी में बताया था, और इस कहानी में हम आगे देखेंगे ये रैंक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने मर्फी को भी खरीद लिया था। खैर, बुश अपना काम करती रही, बुश के नाम पर जो है रेडियो बिकते रहे, और 1946 में बुश ने एक प्रसिद्ध वॉल्व रेडियो, जिसको हम ट्यूब वाला रेडियो बोलते हैं, वो बनाया था, DCA 90। 1950 आते आते इसमें इम्प्रूवमेंट करके नया मॉडल जारी किया गया, DCA 90A, जो कि बेस्ट सेलिंग वॉल्व यानी ट्यूब रेडियोस में से एक रहा यूके में। ये DCA 90A जो है एक 6.5 इंच स्पीकर वाला वॉल्व रेडियो था, और इसके डायमेंशंस कुछ ऐसे थे। 13 इंच से थोड़ी सी कम इसकी विड्थ थी, 9 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी हाइट थी, और 7.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी डेप्थ थी। 4.5 किलो वजन का ये रेडियो था, यूके में सबसे प्रसिद्ध वॉल्व रेडियो रहा। बढ़ती सेल्स के कारण जो है एक और नई फैक्ट्री खोलनी पड़ी, जो कि 1949 में शुरू हुई साउथ वेस्ट इंग्लैंड के प्लेमथ सिटी में। 1950 में ही बुश ने अपना प्रसिद्ध TV-22 नाम से टेलीविज़न सेट जो है वो जारी किया, और इसकी विशेषता ये थी कि ये 5 चैनल चला सकता था, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। और अब आया वर्ष 1959। जैसा कि मैंने शुरू में TR-82 ट्रांजिस्टर रेडियो की पिक दिखाई थी आपको, उस रेडियो को इस वर्ष रिलीज किया गया, और जो इसका डिज़ाइन था वो आप देख ही रहे हैं, आज तक भी विंटेज लुक दिखाने के लिए कॉपी किया जाता है। ये डिज़ाइन जो है वो बुश के लिए ओगल डिज़ाइन नाम की यूके की कंपनी ने जो है वो डिज़ाइन किया गया था, और इसके संस्थापक थे 1954 में डेविड ओगल, जो कि 1962 में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये ओगल डिज़ाइन कंपनी जो है आगे चल के बहुत सारी कार्स का भी डिज़ाइन करने वाली कंपनी बनी। सो मानना पड़ेगा ओगल डिज़ाइन ने क्या डिज़ाइन दिया। हालांकि एक बात और है, ये डिज़ाइन इस रेडियो से पहले एक और रेडियो में ट्राई किया था बुश ने। उस मॉडल का नाम था MB60, लेकिन इस डिज़ाइन को प्रसिद्धि जो है वो TR-82 मॉडल ने ही विश्व भर में दिलवाई। 1962 एक महत्वपूर्ण वर्ष आया बुश के इतिहास में, जब बुश और मर्फी को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, और ये कार्य किया द रैंक ऑर्गेनाइजेशन ने, और मिलाकर जो नई कंपनी बनाई गई वो उसका नाम रखा गया रैंक बुश मर्फी लिमिटेड। 1978 तक जो है मर्फी के नाम पर भी और बुश के नाम पर भी जो है रैंक बुश मर्फी लिमिटेड रेडियोस बनाती रही। 1978 तक आते आते जब हालात डामाडोल होने लगे तो इसको बेच दिया गया। इसको खरीदा एक ग्रेट यूनिवर्सल स्टोर्स नाम की कंपनी ने। उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ग्रेट यूनिवर्सल स्टोर्स की शुरुआत हुई थी सन 1900 में एक मेल ऑर्डर बिजनेस के रूप में, यानी कि मेल के द्वारा, डाक के द्वारा जो है वो आप चीज़ें खरीदना चाहते हो तो ये कंपनी उपलब्ध करवाती थी। रैंक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर अभी भी बुश रहा, वो कुछ समय के लिए 1978 से 80 के बीच में लगभग कुछ समय के लिए तोशिबा नाम से भी जुड़ी। तोशिबा जो कि जापान की मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। तोशिबा को टोक्यो जापान में 1875 में टेलीग्राफ इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के रूप में शुरू किया गया था, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ी हो गई। खैर, रैंक ऑर्गेनाइजेशन से बुश का जो ट्रेडमार्क है, इसको दो बिजनेसमैन थे, उन्होंने 1981 में खरीदा। जब उन्होंने खरीदा था उस समय तक मार्केट में बुश का नाम जो है लगभग धूमिल हो चुका था, गायब सा ही हो चुका था, किंतु उन्होंने जो है इसको जीवित किया और इस नाम पर जो है कुछ इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स उन्होंने बेचे। नाम को इन्होंने थोड़ा सा यूके की मार्केट में फिर से जिंदा किया और उन दोनों से फिर 1986 में किसी और कंपनी ने जो है बुश नाम को का जो ट्रेडमार्क है वो ले लिया, खरीद लिया और उन्होंने भी अपने तरीकों से जो है इसको फेमस किया। उसके बाद महत्वपूर्ण वर्ष आया 1988। 1988 में बुश को एक्वायर किया एल्बा PLC नाम की एक कंपनी ने और उन्होंने इस नाम को वास्तव में और अधिक प्रसिद्धि दिलाई। जो ये नाम धूमिल हो चुका था वो जो है इस कंपनी ने प्रसिद्ध किया, एल्बा ने। एल्बा जो है वो यूके की एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड थी जो कि बजट इलेक्ट्रॉनिक्स यानी उचित दाम में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बेचने के लिए प्रसिद्ध थी। ये एल्बा नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने 2004 में ग्रंडिग जो कि जर्मनी की एक और प्रसिद्ध रेडियो कंपनी थी, ग्रंडिग को इन्होंने एक्वायर कर लिया था 2004 में।
2008 आते आते जो है होम रिटेल ग्रुप ने एल्बा से ये नाम जो है बुश ट्रेडमार्क जो है वो एक्वायर कर लिया। और होम रिटेल ग्रुप जो है वो एक पार्ट था आर्गोस कंपनी का, जहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। सो आर्गोस से 2016 में जे सेंसबरी पीएलसी, जैसा मैंने वीडियो में शुरू में बताया था, उन्होंने आर्गोस को एक्वायर कर लिया। तो बुश जो है वो जे सेंसबरी पीएलसी के पास है आज। सेंसबरी ने धीरे धीरे 2022 आते आते एल्बा नाम को हटा करके और बुश नाम को ही जो है वो जारी रखने का निर्णय लिया है। और जैसा मैंने बताया, बुश के जो डीएबी रेडियो या एफएम रेडियो आज भी मार्केट में है। इनफैक्ट उन्होंने अपने TR-82 जो लेजेंडरी उनका मॉडल था, जो ओगल डिज़ाइन ने डिज़ाइन किया था, उसके तर्ज पर जो है आज भी एफएम रेडियो भी और डीएबी डिजिटल रेडियो भी आज भी जो है वो आ रहे हैं। बात यदि करें भारत की, तो 1950 के दशक में, संभवतः 1951 में बुश ने भारतीय मार्केट में एंट्री की। और भारतीय मार्केट में जो रेडियो के दो सबसे बड़े नाम रहे, मर्फी और फिलिप्स, उनके साथ साथ कुछ समय तक बुश भी चला। 50 के 60 के दशक में जो है बुश प्रसिद्ध भी बहुत हुआ। 70 के दशक आते आते उसके बाद में जो है धीरे धीरे बुश का नाम जो है मार्केट से निकलने लगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बुश इंडिया लिमिटेड जो है वो मुंबई में, जिसको उस समय बॉम्बे बोलते थे, वहाँ पर अपने रेडियोज़ बनाती थी। तो साथियों, ये थी बुश रेडियो की कहानी और बुश रेडियो का रिव्यू वीडियो जो MTR 678 मॉडल है, उसका रिव्यू वीडियो होगा अगला वीडियो। प्रतीक्षा कीजिएगा। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। बहुत ही परिश्रम से वीडियो बना साथियों। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।